हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज। आज जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो है प्राचीन समाज यानी कि एंशिएंट सोसाइटी। यानी कि जो ये आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जामिनेशन पेपर होने वाला है, इस पेपर से रिगार्डिंग आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा और साथ ही साथ में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस पेपर से रिलेटेड वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो है कोर्स बीए प्रोग्राम मेजर पेपर 1 डीएससी 1 के डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है जो कि सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। और ये ए और बी चॉइस दोनों में से किसी एक चॉइस में जिसका भी ये पेपर है डीएससी 1 ए बी का, उसमें ये आपको करना है। तो ये जो बीए प्रोग्राम का आपका पेपर है, ये पेपर जो आपका प्राचीन समाज एंशिएंट सोसाइटी है, ये हिस्ट्री का पेपर है यानी कि इतिहास विभाग का। तो अभी तक जो है मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हो, पॉलिटिकल साइंस के हो, इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, जिस भी सब्जेक्ट के थे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक तो आए हैं। तो अभी तक जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो देख सकता है और ये वीडियो पूरी देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ आंसर का तरीका भी बताया कि आपको आंसर कैसे करने हैं, क्योंकि आपके आंसर करने में ही पूरा के पूरे जो है आपके मार्क्स छिपे हुए हैं। और अभी तक जिसने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करे, लाइक करे। तो ये जो आपका पेपर होने वाला है, इसमें सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा कि आपके सिलेबस के कि आपका इसमें क्या सिलेबस आ रहा है। तो इसमें आपकी जो है 4 यूनिट आने वाली है, जिसमें 4 यूनिट में अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो पेपर है प्राचीन समाज एंड एंशिएंट सोसाइटी, ये मेजर पेपर 1 है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट इकाई यानी कि पहली जो यूनिट है वो आ रही है, वो है कि सभ्यताओं को परिभाषित करना। और इसके साथ साथ में इतिहास और इतिहास लेखन, शहरी क्रांति और कांस्य युग धातु और प्रौद्योगिकी संबंधी वाद विवाद। तो ये जो है आपका डिफाइनिंग सिविलाइजेशन, हिस्टोग्राफी, अर्बन रेवोल्यूशन एंड ब्रॉन्ज एज एंड डिबेटिंग मेटा टेक्नोलॉजी, ये आपकी फर्स्ट यूनिट रहने वाली है। इसके बाद जो इसी फर्स्ट यूनिट का जो पार्ट 2 है, जिसके अंदर कांस्य युग एवं धातु प्रौद्योगिकी से संबंधित वाद विवाद, यानी कि ब्रॉन्ज एज एंड डिबेटिंग मेटा टेक्नोलॉजी, ये यानी कि यूनिट 1 है। यूनिट 1 में 2 पार्ट है। इसके बाद आता है यूनिट 2 यानी कि इकाई 2। इकाई 2 जो है वह है कांस्य युग की सभ्यताएं, जिसमें भारत और चीन की श्याम राजवंश के बारे में बताया गया है। तो ये जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, इंडिया एंड चाइना। इसके बाद थर्ड यूनिट जो है हमारी, उसमें आएगा कांस्य युग की सभ्यताएं, जिसमें मेसोपोटामिया है, मिस्र है। उसके बाद आपका इसमें इन दोनों के बारे में, इनके किस प्रकार के जो आर्थिक, कला, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति थी, इसके बारे में हमें बताना है। इस सेमेस्टर जो कि यूनिट 3 में है। तो यूनिट 3 में जो कि है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, जिसमें मेसोपोटामिया, उसमें मेसोपोटामिया, किंग सिस्टम, ओल्ड किंगडम, इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, किंगडम स्टेट, सोशो पैटर्न एंड इकोनॉमिक पैटर्न, रिलीजियस एंड कल्चरल पैटर्न, जो कि दोनों के बारे में बताना है, मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सोसाइटी के बारे में। इसके बाद जो इकाई 3 है, इकाई 4 है, जिसमें कि यूनिट 4 है, उसमें कांस्य युग की सभ्यताएं, मिऑन और माइसीनियन, इसमें इनके बारे में बताना है कि ये इनके जो धार्मिक, कला एवं सांस्कृतिक स्थिति किस प्रकार की थी। ये हमें इकाई 4 यानी कि यूनिट 4 के अंदर जो एंशंट ग्रीक है, एंशंट ग्रीक में जो ये 2 सिविलाइजेशन थी, जिनका नाम, एक का नाम था मिऑन और दूसरी का नाम था माइसीनियन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। और इस सिलेबस के अंदर जो है ये 5 की 5 जो 4 यूनिट है, 4 की 4 यूनिट आने वाली है। कोई भी ये नहीं है कि ये सेकंड सेमेस्टर में कुछ आएगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर है और सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर में ये चारों यूनिट आपकी आने वाली है, सेम इसी की तरह जिस तरह मैंने बताई है। तो अब चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका एंशिएंट सोसाइटी यानी कि प्राचीन समाज, जो कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है आपका हिस्ट्री का। ये बीए प्रोग्राम के मेजर सेमेस्टर 1 के लिए एग्जाम है, जो कि आपके डीयू, एसओएल, एनसी वेब तीनों के लिए ये पेपर है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। तो ये जो आपका पेपर है, सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में जो है ये 90 मार्क्स का आपका पेपर है और 3 आवर का इसमें टाइमिंग दिया हुआ है। तो 90 मार्क्स और 3 आवर का इसमें टाइमिंग दिया हुआ है। और इसके अलावा जो है लगभग 22.5 यानी कि 22.50 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन बनता है, अगर 4 क्वेश्चन आपको करने आते हैं। क्योंकि अभी तक जो टाइमिंग, अभी तक जो आया है फॉर्मेट, वो यही आया है कि आपको 90 मार्क्स के पेपर में 3 आवर और 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, जो कि 22.50 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन बनता है।
इसके अलावा जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है, एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वो ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इस चीज़ को लेके जो कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि उन्होंने इंग्लिश मीडियम ले लिया था, लेकिन वो अब एग्ज़ाम के टाइम पे अपनी तैयारी नहीं कर पाए हैं ठीक से, और वो बोलते हैं कि सर जो है हमें हिंदी में पेपर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो फर्स्ट तो ये कि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो हिंदी में एग्ज़ाम लिख सकते हैं, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो पूरा का पूरा एग्ज़ाम अपना हिंदी में लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, आप ये गलती ना करें कि आपको 2 क्वेश्चन इंग्लिश में आते थे, 2 क्वेश्चन हिंदी में आते थे, तो आपने क्या करा कि 2 क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में दे दिया, 2 का हिंदी में दे दिया। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आपको सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है हिंदी या इंग्लिश पूरे में एक में ही देना है, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन में भी देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि आंसर मे बी रिटन आइदर इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर। इनके आपको पूरे के पूरे पेपर में एक ही माध्यम का इस्तेमाल करना है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो अंग्रेजी हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है इंस्ट्रक्शन देख लेनी है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो क्वेश्चंस है, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये अभी तक के आए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अब तक बार बार पूछे गए क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चन जितने मैंने आज तक बताए हैं सभी वही क्वेश्चन रिपीटेड हर पेपर में, चाहे इन्वायरमेंट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस हो, किसी भी पेपर के बताए हो, सभी पेपर में वो क्वेश्चन सेम आए हैं। आप मेरी पुरानी वीडियो जितनी भी अभी तक आई हैं उसको उठा के देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्राचीन समाज यानी कि एंशिएंट सोसाइटी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आइए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनकी प्रथम क्वेश्चन जो है हमारा, वो है कि हाउ डिफरेंट सोर्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशन, यानी कि विभिन्न स्रोत जो है किस प्रकार विश्व सभ्यताओं को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कि हमारा सिलेबस है, सिलेबस में हमने देखा कि उसमें इंडियन है, चाइनीज सिविलाइजेशन है, इसके बाद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, उसके बाद जो है मेसोपोटामियन के बारे में जो ग्रीक सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है। तो ये जो 4-5 सिविलाइजेशंस हम देख रहे हैं अपने सिलेबस के अंदर, एंशिएंट सोसाइटी के अंदर, इन 5-6 सिविलाइजेशंस को किस स्रोत के तरीके से समझा जा सकता है, ऐसे कौन कौन से स्रोत है जिनसे, या सोर्सेज है जिनसे हम इन प्रकार की सिविलाइजेशंस को समझ सकते हैं, जो वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ग्रीक सिविलाइजेशन है, इसके अलावा जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, इंडियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ये जो सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन है, जिसका प्रमाण हमें जो है पुरातात्विक विदों से भी मिलता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन लगभग बहुत सी बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, जिसको बोला जाता है कि डिस्कस ऑल द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द सिविलाइजेशंस। तो ऐसे कौन कौन से कारण रहे हैं, या कौन से कारण जिम्मेदार रहे हैं कि सभ्यताओं को उत्कर्ष और विकास के लिए, कि उनका जो सभ्यताओं का जो विकास हुआ है, किस कारण से सभ्यताएं आई हैं, किस कारण से नहीं आई हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है उसमें बताई गई हैं कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओरिजिन एंड द ग्रोथ ऑफ द सिविलाइजेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक जो है सोर्स की बात करता है, सोर्स से ही हमको ये, तो दोनों क्वेश्चंस का आप आंसर कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल एक तरीके से रेडी हो जाएगा, और उस तरीके से आप दोनों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये आपका जो था फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें आपके सोर्सेज के बारे में और सिविलाइजेशंस किस तरीके से ग्रोथ हुई और किस तरीके से वो आई। इसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा एंशिएंट सोसाइटी से है, वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रॉन्ज एज। तो यानी कि जो कांस्य युग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ब्रॉन्ज एज को, कांस्य युग शब्द से आप क्या समझते हैं। यानी कि इसमें पूरी तरीके से आपसे पूछ लिया गया है कि कांस्य युग क्या है, ब्रॉन्ज एज क्या है, उसके बारे में आपसे पूरा पूछ लिया गया, इसमें सब कुछ आपको बता देना है। इसके बाद आप इसी क्वेश्चन में जो पूछा गया आगे कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इमर्जेंस ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, जो क्वेश्चन में फर्स्ट वाला था ये उसी क्वेश्चन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो इसमें भी पूछा गया है कि सभ्यताओं के उद्भव के संदर्भ में इसके महत्व की चर्चा करें। तो इसमें है सिर्फ और सिर्फ हमें जो है कांस्य युग के अंदर, ठीक है, यानी कि ब्रॉन्ज एज के अंदर जो सिविलाइजेशंस इमर्जेंस हुई, यानी कि जो सिविलाइजेशन आई, जिनका उद्भव हुआ, उन्हीं के बारे में हमें इसमें बताना है। इसके बाद जो है इसी को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि डिफाइन अर्बन रेवोल्यूशन एंड डिस्कस कैरेक्टराइजेशन ऑफ अर्बनाइजेशन इन डिटेल।
यानी कि इसमें जो है जो सिविलाइजेशंस आई, ठीक है, उनका जो अर्बन रेवोल्यूशन था, ठीक है, यानी कि नगरीकरण की जो क्रांति आई। तो नगरीकरण की क्रांति क्या है या नगरीय क्रांति क्या है, सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है, ये इसको परिभाषित कीजिए। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि नगरीकरण की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, ये नगरीकरण कहाँ स्टार्ट हुई। अगर हम इंडिया में देखें या चाइना में देखें या मेसोपोटामिया में देखें या फिर इसके अलावा जो इजिप्ट में देखें, ग्रीक में देखें, तो यहाँ की जो एंशियंट सोसाइटीज थी वो कितनी डेवलप्ड थी। इंडिया की अगर हम बात करें, हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, उसमें इतनी बेस्ट सिविलाइजेशन, इतना अच्छे तरीके से नगरीकरण किया गया था। या फिर हम जो सिविलाइजेशन देखें मेसोपोटामिया की, या फिर हम सिविलाइजेशन देखें इजिप्शियन सिविलाइजेशन देखें, तो वहाँ पर भी जो अर्बनाइजेशन था वो बहुत ही बेहतर तरीके का अर्बनाइजेशन था। उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करनी है कि किस तरीके से सिविलाइजेशन में जो है अर्बन रेवोल्यूशन हुआ, किस चीज़ का, अर्बनाइजेशन का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड द ट्रेड इन द हड़प्पा एंड चाइनीज संग सिविलाइजेशन। यानी कि जो हड़प्पा या फिर चीन की जो सभ्यताओं में शिल्प उत्पादन एवं व्यापार के महत्व को प्रकाश डालिए। तो इसमें हमें जो है इस क्वेश्चन का जो है आंसर किस तरीके से देना है कि इसमें सबसे पहले आपको ये बताना है कि चाहे तो देखो दोनों में से किसी एक के बारे में बताना है। चाहे तो हड़प्पा की सिविलाइजेशन का पूरा बता देना कि किस तरीके से वहाँ शिल्प का उत्पादन हुआ करता था, व्यापार ट्रेड किस तरह का था, क्राफ्ट प्रोडक्शन किस तरीके से था, ये बता देना। ये चाइना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि बीच में स्लैश दिया हुआ है, ठीक है, दोनों में से किसी एक को बताना है। या फिर दोनों का इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि सिर्फ आपको एक का ही बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ वर्डिंग चेंज हो गई है। वो क्या है कि डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड रिलीजियस ऑफ द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा एंड चाइना, ठीक है। यानी कि जो कांस्य युग सभ्यता है, जो हड़प्पा और चीन की सभ्यता, इनके भारतीय एवं चाइनीज जो सभ्यता है, के समाज और धर्म के बारे में चर्चा कीजिए। इसमें पूछा गया था शिल्प एवं व्यापार के बारे में, शिल्प उत्पादन और व्यापार के बारे में, और इसमें पूछा गया धर्म एवं समाज के बारे में। थर्ड जो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके पूछ लिया गया है कि कांस्य युग सभ्यताओं में एक राजनीतिक या सामाजिक या सांस्कृतिक जटिलताएं किस प्रकार की थी, उसके बारे में वर्णन करना है कि डिस्कस द ग्रोथ ऑफ द सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड चाइना वाला, ये वाला करके जरूर जाएं, क्योंकि इस क्वेश्चन से 100% एक क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें चाहे तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर सोसाइटी एंड रिलीजन के बारे में पूछा जा सकता है, या सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन सारे कर लेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस जो है लॉन्ग क्वेश्चंस जो क्वेश्चन कर लेंगे आप, तो उसी में से अगर करेंगे, मान लो क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो है क्राफ्ट जो है प्रोडक्शन बताइए, या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन का ट्रेड बताइए, तो अपने लॉन्ग क्वेश्चन किया हुआ है तो शॉर्ट क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एग्जामिनिंग द वेरियस फैक्टर लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन द मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट ओल्ड किंगडम एंड द अक्कादिया एम्पायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है कांस्य युगीन सभ्यताएं, जो कि दो सभ्यताएं हैं ये जिसकी बात की गई है, एक मेसोपोटामिया जिसमें अक्कादी साम्राज्य है, और दूसरा मिस्र जो कि पुराना साम्राज्य है, कि उदय के विभिन्न कारणों का परीक्षण कीजिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है बेसिकली जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और जो दूसरी सिविलाइजेशन है जिसमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन हम बोलते हैं, इन सिविलाइजेशन जो कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, इनका इमरजेंस किस तरह हुआ, इनका उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनका इनका उद्भव और विकास हुआ, उसके बारे में बताना है। जिसके अंदर दो साम्राज्य दिए हुए हैं, एक दिया हुआ अक्कादी एम्पायर एंड सेकंड द ओल्ड किंगडम, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 भी है जो कि कांस्य युगीनी है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज कर दी गई है, जबकि ये क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें आपको दूसरा रेफरेंस दे दिया गया है इकोनॉमिक्स एंड स्टेट फॉर्मेशन का।
तो इसमें क्वेश्चन क्या किया गया है कि एनालाइज द नेचर ऑफ द इकोनॉमी एंड स्टेट फॉर्मेशन विद रेफरेंस टू ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। ठीक है, यानी कि मेसोपोटामिया और मिस्र की कांस्य युगीन सभ्यता के संदर्भ में आर्थिक और राज्य का गठन तथा समाज की प्रकृति किस प्रकार की थी उसका विश्लेषण करना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 और 5 जो है दोनों के दोनों क्वेश्चन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन दोनों के बारे में से आपको दो चीज पूछी गई। फर्स्ट में तो जो है आप उसको कैसे इमरजेंस हुआ सोसाइटी, और सेकंड में पूछा गया है कि इकोनॉमिक एंड स्टेट फॉर्मेशन किस प्रकार का था उनका, और इसके पतन के भी क्या कारण हो सकते हैं, किस प्रकार से इसका ये हुआ वो हुआ। इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन जो दोनों क्वेश्चन मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सोसाइटी के बारे में पूछा गया है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें डिस्कस द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन मोएन और माइसीनी। ये जो है दोनों की दोनों है ग्रीक सिविलाइजेशन है। तो ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में आपसे पूछा गया कि मनोइन और माइसीनी सभ्यता के राजनीतिक और आर्थिक विकास की चर्चा कीजिए, या फिर इसमें ये पूछा जा सकता है कि गिव द अकाउंट ऑफ द फैक्टर लीडिंग टू द इमरजेंस ऑफ द ब्रॉन्ज एज इन मियोनन एंड माइसीनियन सिविलाइजेशन। ठीक है, मियोन एंड सीनिन सभ्यता के कांस्य युग के उदय के कारण क्या क्या थे, और क्या कारण किन किन कारणों से उसका उदय हुआ, या ये भी पूछा जा सकता है किन कारणों से इनका जो है पतन हुआ। ठीक है, उदय का कारण, इनके राज्य का कारण, इनके स्टेट क्राफ्ट किस तरीके का ट्रेड था, किस तरीके से ये जो है यहाँ पर जो है ब्रूटल सिस्टम था, पूरा पूछा जा सकता है। तो आप इन दोनों सिविलाइजेशन का एक बार जरूर से ये देख ले, क्योंकि 100% क्वेश्चन आएगा, चाहते इमरजेंस से क्वेश्चन आए या डेवलपमेंट से आए, इकोनॉमी से आए, सोशल से आए, पॉलिटिकल से आए, लेकिन ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द इकोलॉजिकल फैक्टर इन द ओरिजिन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेसोपोटामियन इजिप्शियन सिविलाइजेशन, यानी कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की उत्पत्ति और विकास में पर्यावरणीय कारकों के महत्व पर प्रकाश डालिए। ऐसे कौन से कारण थे, ऐसे कौन से कारक थे जिसके कारण मेसोपोटामिया व मिस्र साम्राज्य, जो मिस्र की सभ्यताएं थी, सिविलाइजेशंस थी, उनकी उत्पत्ति हुई, उनका विकास हुआ। तो ये वाला क्वेश्चन पतन में भी आ सकता है, उत्पत्ति में भी आ सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारे 7 जो है लॉन्ग क्वेश्चन हुए। इसी प्रकार से आपको कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन भी करने हैं। ये शॉर्ट्स क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये शॉर्ट्स क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन के साथ इनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लॉन्ग भी और शॉर्ट भी कर ले, ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे आप अच्छे से, तो होगा क्या कि अगर शॉर्ट्स वाले लॉन्ग में आए तो उनको भी आप इजी से हैंडल कर सकते हैं, और लॉन्ग वाले शॉर्ट्स में आए तो उनको भी आप इजी से हैंडल कर सकते हैं। तो शॉर्ट्स क्वेश्चन में जैसे कि ओरिजिन ऑफ द राइटिंग इन मेसोपोटामियन इजिप्ट, इनकी मेसोपोटामिया और मिस्र में लेखन प्रणाली की उत्पत्ति कि कौन सी जो है लेखन शैली का इस्तेमाल किया जाता था, इसके बारे में पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट। या फिर रिलीजन इन मेसोपोटामियन इन इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो मेसोपोटामिया और मिस्र में किस प्रकार के धर्म था। या फिर मेटा टेक्नोलॉजी, तो मेटा टेक्नोलॉजी जो है धातु प्रौद्योगिकी जो है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। या फिर जो है हिस्टोग्राफी के बारे में, हिस्टोग्राफी जो है आप जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है। और लास्ट में जो है ये जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी, जो मिनोन और माइसीनिन, जो इसकी जो है दफनाने की क्या प्रथाएं थी, तो वहाँ जो किस प्रकार की इस तरीके की प्रैक्टिस यूज़ की जाती थी, उस प्रैक्टिस के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो है मैंने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक बार ज़रूर देख लेनी है वीडियो, और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर आपको कैसे करना है तो उसका मैं जस्ट एन एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट स्क्रीन पर। जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट के अगर तरीके से आप करेंगे तो आपका जो है आंसर बहुत ही बेस्ट तरीके से जाएगा। तो आपको जैसे कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसके अंदर सभ्यताओं को परिभाषित करना है कि सभ्यताएं क्या होती हैं, उनके इतिहास के लेखन पर के प्रौद्योगिकी किस प्रकार की थी, इमरजेंस ऑफ सिविलाइजेशन क्या था, या फिर जो है ऐसे कौन कौन से सोर्सेज है जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि सोसाइटीज का इमरजेंस कैसे हुआ। ठीक है,
तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जब भी अपना क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप प्रस्तावना यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट उसको प्रस्तावना भी लिख सकते हैं या फिर उसको परिचय भी लिख सकते हैं। तो आपको प्रस्तावना या परिचय दोनों में से कोई एक लिख देना है। इंग्लिश वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसको इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इंट्रोडक्शन में आपको बेसिकली बता देना है कि ये क्या क्या होता है। करीबन करीबन एक से आधे पेज के अंदर आपको ये सब बता देना है। इसके बाद जो है आपको जो है पूरा आंसर बताना है किस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद जो है आपको लास्ट में निष्कर्ष। तो इन 3 टाइप में आपको आंसर लिखना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस करना है उसको, फिर उसके बाद पूरा आंसर देना है, डिस्क्राइब करना है, एनालिसिस करना है, इवेल्युएट करना है, जो भी करना है करना है। फिर उसके बाद लास्ट में उसको जो है निष्कर्ष लिख देना है। तो इस तरीके से जो मैं आपको जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको क्या है, इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। तो आपको सीधा उठाना है और इंट्रोडक्शन एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो और भी बेस्ट है। और जो है ये परिचय, तो आपको बता देना है कि सभ्यताओं का जो प्रश्न है बहुत ही लंबे समय से विद्वानों के बीच गहन बहस का विषय बना हुआ है और ये जो विषय है बहुत ही गर्म विषय के रूप में माना जाता है। और यहाँ हम इनकी तह तक गहराई में जानने का प्रयास करेंगे और वो सभ्यता को प्रश्न और उसकी संभावित परिभाषाओं को लेकर भी अभी तक आम सहमति बन नहीं पाई है। इस तरीके को लेकर और वहाँ के शहरी जीवन के बारे में किस प्रकार की सभ्यताएं थी, उनके महत्वपूर्ण संकट या उनके ग्रोथ होने के, उनके विकट होने के या फिर उनका पतन होने के क्या क्या कारण थे, इसके बारे में सही सही पता लगाया नहीं जा सका है। तो आप जो है ये सब चीज इंट्रोडक्शन में बता देंगे। सेम ऐसा इंग्लिश में बता देंगे कि द क्वेश्चन ऑफ सिविलाइजेशन हैज बीन अ सब्जेक्ट टू intense debate and the discussion among the scholars for a very long period of time। ठीक है, फिर इसमें आपको सबसे पहले जो बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दिया गया सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता, तो आपको सिविलाइजेशन के बारे में बता देना सिविलाइजेशन क्या है, इसके बारे में कि जो है विचारकों की क्या क्या सहमति है, विचारक विभिन्न विभिन्न स्कॉलर जो है वो किस प्रकार से इस चीज को देखते हैं। इसके बाद आपको सभ्यता और संस्कृति यानी कि सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में बता देना कि सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्या रिलेशन है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है इसको बताएंगे। उसके बाद फिर सेकंड यानी कि थर्ड जो पॉइंट बनेगा आपका वो बनेगा सभ्यता का उदय। तो सभ्यता का जो उदय है यानी कि इमर्जेंस ऑफ सिविलाइजेशन, तो इमर्जेंस ऑफ सिविलाइजेशन के अंदर जो है वी गार्डन चाइल्ड जो है उन्होंने शुरुआती सिद्धांतकारों में से एक थे जिन्होंने सभ्यता के उद्भव के 2 क्रमिक क्रांति, नवपाषाण क्रांति और शहरी क्रांति के रूप में देखा था। तो एक तो उन्होंने बताया था नवपाषाण क्रांति क्या है, नवपाषाण क्रांति और दूसरा उन्होंने जो बताया था वो बताया था शहरी क्रांति के बारे में। तो आपको उसके बारे में जो है पूरा बता देना जो चाइल्ड ने अपनी थ्योरी दी थी। उसके बाद में आपको सीधा जो है इसमें निष्कर्ष लिख देना है यानी कि कंक्लूजन। इस तरीके से जो है फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सेम एज इट इज जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपका इजीली आंसर हो जाएगा। आपको कहीं से नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। आपको जो आंसर दिए हुए हैं वो एज इट इज मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाने, यहाँ से आंसर उठाने और याद कर लेने, यही आपको एग्जाम में जाके लिख देने हैं। क्योंकि यही लगभग जो भी आज तक मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, वही क्वेश्चंस आए हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वह शहरी क्रांति से लेकर, तो शहरी क्रांति यानी कि अर्बन रेवोल्यूशन, तो शहरी क्रांति या नगरीय क्रांति भी इसको बोला जाता है। नगरीय क्रांति हो या शहरी क्रांति हो, वर्डिंग में आपको फंसना नहीं है। नगरीय क्रांति, अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो आपको सेम इसका क्या करना है, सेम इसका उठा के एक परिचय दे देना है जिसमें कि वी गार्डन चाइल्ड मानव समाज के विकास के प्रमुख परिवर्तनों के अग्रणी और सबसे प्रमुख सिद्धांतकारों में से एक है जिन्होंने सामाजिक और आर्थिक समझ में मार्क्सवादी विचारधारा की ओर झुकाव रखते हुए ये विचार दिया था। ठीक है, इसमें उन्होंने जो 2 थियरी दी थी, जो 2 चीजों को लेके चले थे वो, तो सबसे पहला जो था वो था कि नवपाषाण क्रांति। तो वे नवपाषाण क्रांति क्या है, तो आपको वही सेम इंग्लिश में न्यूथिस्ट रेवोल्यूशन है। फिर उसके बाद इसकी जो है 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिटी, तो उन्होंने शहरों के 10 विशेषताओं के बारे में बताया था कि शहरों की 10 विशेषताएं कौन सी है। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि चाइल्ड के द्वारा दिए गए जो है जो नवपाषाण क्रांति है उसमें शहर के 10 लक्षण के बारे में बताया है। ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स है, सिटी है, वो क्या क्या है।
तो ये 10 के 10 लक्षण हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि पहला आकार की दृष्टि से, फिर आबादी की दृष्टि से, फिर उत्पादन की दृष्टि से। तो इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है, in terms of size first, and the second is in terms of urban population, in terms of production, in terms of monuments, in terms of the major share of the construct surplus, and innovation and elaboration, last में production and the foreign trade, and finally the state origin, which was how now based on reside and now kinship। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको देखें तो इसमें जो है आकार की दृष्टि से, फिर शहरी आबादी और गांव की आबादी की दृष्टि से, फिर उसके बाद जो है प्रत्येक उत्पादन और यहाँ की सबसे प्राथमिकता देने वाली बात है, उसके बाद है सामग्री के जो वस्तुएं हैं उसके आधार पर, फिर उसके बाद है जो संकेंद्रित अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा है उसके आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, संचार के आधार पर, या फिर ज्यामिति, अंक गणितीय, खगोलीय विज्ञान, विज्ञान के जो है उसके विस्तार पर, कला की परिदृश्य शैलियों के उत्पादन, लंबी दूरी और विदेश व्यापार, और अंत में एक राज्य गठन जो कि अब निवास का आधारित था, रिश्तेदारी पर नहीं। तो ये वाला आपको देख लेना है 10 के 10 जो कि चाइल्ड के द्वारा दिए गए 10 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। तो ये चाइल्ड का जो मॉडल है इसके बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, तो आपको ये बता देना है। ये जो चाइल्ड का मॉडल है, फिर इसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं ये आपको बता देनी है, ठीक है। द रिस्पॉन्स ऑफ चाइल्ड मॉडल, ठीक है, ये जैसे आप बता देंगे फिर उसके बाद आपका इसमें कंक्लूजन कर देना है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है ब्रॉन्ज एज से जो क्वेश्चन मैंने बताया है उसका आंसर आपको कैसे करना है कि आपको सीधा इस चैप्टर पे आ जाना है, को चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि कांस्य युग, धातु प्रौद्योगिकी से संबंधित वाद विवाद, यानी कि इसमें जो है सोर्स, ऐसे कौन से सोर्सेज वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया कि ऐसे कौन से सोर्सेज है, या सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रॉन्ज एज, वेरीफाइबिलिटी ऑन द ब्रॉन्ज टूल, वेपन्स एंड द कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, जैसे कि स्रोत है, कांस्य युग का जो महत्व क्या है, या उनके विभिन्न प्रकार के कांस्य उपकरण, हथियार, आभूषण, फिर इसका जो है हमको निष्कर्ष बता देना है। तो इसके बाद जो है धातु प्रौद्योगिकी जो है उससे संबंधित जो वाद विवाद है, जैसे कि तकनीकी परिवर्तन से हम क्या समझते हैं, कांस्य धातु क्रम क्या है और धातु क्रम का प्रभाव किस प्रकार से है, और इसमें इस तरीके से ये है जो आपको आंसर कर देना है। तो सबसे पहले आपको वही करना है कि आपको जो है इंट्रोडक्शन लिख देना है, यानी कि परिचय। परिचय लिख के आपको ब्रॉन्ज एज, जैसे कि उसमें पूछा है ना कि ब्रॉन्ज एज क्या है, टर्म जो है ब्रॉन्ज एज का टर्म जो है किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, तो इसमें दिया गया है, इसको इस प्रकार से आपको बांटा देख सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है कि मानव समाज का इतिहास परंपरागत रूप से 3 कालों में बांटा गया है, जो कि उपकरण और उपकरण बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री के आधार पर है, और 3 कालों में आमतौर पर पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग के रूप में जाना जाता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है कि पहली अवधि पत्थर, पहाड़ी, हाथी दांत आदि से पीस कर बनाई गई। तो इस तरीके से आप जो है आप इसमें कांस्य युग के बारे में लिख देंगे, द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी इज द ट्रेडिशनली डिवाइडेड इन द 3 पीरियड, ठीक है। तो 3 पीरियड है, 3 पीरियड में से हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्ज एज के बारे में इसमें बताना है, ठीक है। तो आपको इसी में सबसे पहले इसका बैकग्राउंड और इसका अर्थ, यानी कि बैकग्राउंड एंड मीनिंग, ठीक है, ये बता देना है। फिर इसमें जो है कांस्य युग के जो स्रोत है, ऐसे कौन कौन से स्रोत है ये आपको बता देने हैं, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रॉन्ज एज। फिर इसमें आपको इस तरीके से जो है ब्रॉन्ज एज टूल, वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स के बारे में बता देना है कि किस किस प्रकार से ये यूज़ किया करते थे, इनका क्या क्या महत्व था, और विभिन्न प्रकार के जो कांस्य उपकरण, हथियार और आभूषण हैं इसके बारे में बता देना है। और लास्ट में जो है आपको आंसर लिख देना है। ये जो बुक है आपकी एक तरीके से लगा लो क्वेश्चन आंसर को डील कर रही है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है, इसमें आपको पूरा का पूरा बीच में जो लिखना है वो भी दिया हुआ है, सब हेडिंग भी दी हुई है, हेडिंग भी दी हुई है, लास्ट में निष्कर्ष भी दिया हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग खोलकर ये पढ़ लेना है, और क्या है, इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा बिल्कुल ईजी से। इसके बाद जो डिबेटिंग वाला है, डिबेटिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, डिबेटिंग द मेटा टेक्नोलॉजी, सेम इसमें भी आपको वही करना है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर तकनीकी परिवर्तन से हम क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्या टेक्नोलॉजीज यूज हुई थी ब्रॉन्ज एज के अंदर, उसके बारे में बता देंगे। इसमें धातु क्रम क्या है इसके बारे में बता देंगे।
फिर लास्ट में इसमें 3-4 हेडिंग है, तीनों चारों हेडिंग को बताने के बाद हमें लास्ट में निष्कर्ष दे देना है। इस तरीके से जो है ब्रॉन्ज एज में ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 जिसमें ब्रॉन्ज एज का यूनिट 2 जिसके अंदर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया एंड चाइना वाला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जिसके अंदर हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिटीज़ के हड़प्पा जो है कलाकृतियाँ, उनका व्यापार, उनका विनिमय, उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसमें हमें बेसिकली यही सब बता देना है। और फिर उसके बाद चाइना सभ्यता से पूछा गया है कि चाइनीज सिविलाइजेशन से तो नगर नियोजन है और एलिटो की जो अर्थव्यवस्था है, फिर उसके बाद कांस्य उत्पादन है। इस तरीके से जो है सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको दे देने हैं और ये सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको इस बुक में बहुत इजी से मिल जाएंगे, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन से लेके और आपको दिखाया गया है कि सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन में भी हम देखें तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख देना है। द ब्रॉन्ज एज बीइंग ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली अक्रॉस द 3 सेंचुरीज ऑफ एशिया, ठीक है, जिसके अंदर आपको कांस्य युग जो है 3300 ईसा पूर्व एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 3 महाद्वीपों में लगभग एक साथ शुरू हुई और जो विभिन्न संस्कृतियों से सीखा कि तांबे और टीन के साथ साथ मिलकर धातुओं को अलग अलग प्रयोग किया जाने लगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो है इंट्रोडक्शन में बता देना है। और भारत और चीन में जो कांस्य युग है करीब करीब एक ही समय शुरू हुआ। चीन में प्रारंभिक कांस्य युग जो है संग जो राजवंश है का जो है पर्याय है और भारत में कांस्य युग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ लगभग चलता है। तो इस तरीके से आपको बता देना है। जो इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके बारे में बता दें। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सबसे पहले जो खुदाई है हड़प्पा यानी कि पंजाब और मोहनजोदड़ो यानी कि सिंध में की गई थी और उन खननों से भारतीय उपमहाद्वीप में की जाने वाली सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण शहरी परिसरों का परिणाम मिलता है कि जिसके अंदर जो शहरी प्रक्रिया जो थी वो किस प्रकार की थी, ये देखने को हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो हड़प्पा शहर है उसके बारे में आपको बता देना है। हड़प्पा के बाद आपको मेसोपोटामिया के बारे में मोहनजोदड़ो के बारे में बता देना है। फिर ट्रेड एक्सचेंज किस प्रकार का था, ठीक है, तो आपको ट्रेड एक्सचेंज बता देना है। हड़प्पा के अंदर अगर हम देखें कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के से जो थे ट्रेड रिलेशंस थे, जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस बोल सकते हैं, ठीक है, व्यापार और विनिमय यानी कि ट्रेड रिलेशन। उसके बाद रिलीजन यानी कि धर्म किस प्रकार का था हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर, रिलीजन, ठीक है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द हड़प्पा एंड द एंशिएंट जो रिवर वैली सिविलाइजेशन वाज द एब्सेंस ऑफ द रिलीजियस बिल्डिंग एंड एविडेंस ऑफ द एलिबरेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखा जा सकता है कि ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा हो जाएगा। फिर सेम इसी तरीके से है, चीन के बारे में बताया गया है। जो कांस्य युग में चीन में किस प्रकार की सभ्यता थी और तो चीनी लोगों के माध्यम से लेकर पहली शताब्दी के अंत तक अपने इतिहास में दर्ज करने वाले शुरुआती प्रयास जो कि पूरी शहरी का शाही काल में जारी जो कांस्य युग की संज्ञा दी जाती है, उसमें 3 राजवंशों जिसमें सडाई के युग से जानी जाती है और सडाई ऋषि दृश्य और यहाँ तक के जादुई शक्तियों के साथ पौराणिक राजवंशीय संस्थाओं की कहानी से उत्पत्ति पात्र हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है कांस्य युग की जो है ये चीन की स्थिति को बता देना है। फिर किस प्रकार से उनका जो नगर नियोजन था, ठीक है, सिटी प्लानिंग थी, तो सिटी प्लानिंग के बारे में बता देना है। सिटी प्लानिंग के बाद में जो है एलिटो अर्थव्यवस्था यानी कि एलिटो इकोनॉमी के बारे में क्या था और कांस्य युग उत्पादन और किस प्रकार का जो उनका जो है ब्रॉन्ज जो प्रोडक्शन था इसको बता देना है। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है और ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये जिस तरह में 4-5 क्वेश्चंस के जो है आंसर आपको बताए हैं, इस तरीके से आप जो है ये सभी क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ये सभी इस बुक में दिए गए जितने भी आंसर है जो कि एसओएल की बुक है, ये इजीली आपको जो एसओएल के स्टूडेंट है उनको ये बुक जो है हार्ड कॉपी मिली होगी। अगर उनके पास हार्ड कॉपी में नहीं है और जिस भी स्टूडेंट के पास जो एसओएल के स्टूडेंट नहीं है, जैसे कि एनसीवेब के स्टूडेंट है और रेगुलर स्टूडेंट है, उनके पास अगर उनको हिंदी या इंग्लिश में किसी में मटेरियल नहीं मिल रहा है तो वो ये जो मेरी वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस टेलीग्राम के लिंक में मैंने चैनल पर जो है मैंने जितने भी बुक है हिंदी और इंग्लिश की एसओएल की जो बुक है जो कि वेबसाइट पे डाली हुई है, एसओएल की वेबसाइट पर भी है, वहाँ से डाउनलोड करके अपने चैनल पे डाली हुई है। तो आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप है
आपका जो हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री की बुक डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश का तो इंग्लिश की बुक डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे से। तो उसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इजी से जितने भी ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए इन सबके आंसर इसी बुक से मिल जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है आप इस वीडियो की मदद से जो है आप उन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।